हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है? अस्थायी कणों के 6 उत्पादों की गतिकी के बारे में। ठीक है, तो पेन, कॉपी, पेपर, जो भी फलाना फलाना घर के बगल में है, नहीं घर के अंदर है ना, वो निकाल के तैयार हो जाओ और स्टार्ट कर दो इस टॉपिक को पढ़ना। और जो नींद में है वो नींद से जाग जाओ, जो रजाई में है वो रजाई से बाहर निकल आओ। ठीक है, क्योंकि हम इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अस्थायी कण क्या होता है? ये मान लो कोई अस्थायी कण होता है। अस्थायी कण वो कण होता है जिसका स्थायित्व नहीं होता है, यानी वो टूट जाता है। ये कण है, इसका द्रव्यमान मान लिया मैंने क्या है, m है। क्या है ये? m है। अब क्या होता है, ये अस्थायी कण अगर होता है ना तो ये टूट जाता है। ये 2 या 2 से अधिक कणों में टूट जाता है। मैंने मान लिया ये जो A है ना वो 2 कणों में टूट गया, एक तो B में और एक C में। इसका भी क्या होगा? द्रव्यमान होगा। इसका भी क्या होगा? द्रव्यमान। एक का द्रव्यमान मैंने m1 मान लिया और एक का द्रव्यमान मैंने क्या मान लिया, m2 मान लिया। इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना वो उत्पादों की गतिकी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उत्पादों की गति के बारे में। तो A से कितने बने, कितने उत्पाद हुए? 2। कौन कौन से? B और C। तो इनकी गति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले A था ना, जैसे ये B और C में टूटा ना, तो टूटने के बाद ये स्थिर नहीं पड़े रहते हैं। टूटने के बाद जैसे ही टूटेंगे ये A और ये B ऐसे गति करके भग जाएंगे इधर उधर पकड़ तो सकते ही नहीं हैं, बहुत कम वेग होता है, दिखाई नहीं देते। पहली बात तो A कण है, ये 2 में टूटा, जैसे ही 2 में टूटेगा ये B इधर भग गया, C इधर भग गया। तो इनकी गति के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी क्या गतिज ऊर्जा होगी उसके लिए हम इस सेक्शन में फॉर्मूला बनाने वाले हैं। आ गई बात समझ में? तो इन कणों की क्या निकालेंगे हम? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो, फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं वो ध्यान से सुनना, गौर से देखना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो, अस्थायी कण, अस्थायी कण 2 या 2 से अधिक कणों में, 2 या 2 से अधिक कणों में, 2 या 2 से अधिक कणों में विघटित हो जाता है। विघटित होता है यानी टूट जाता है। ठीक है, यह स्वयं तो स्थिर रहता है। स्वयं तो क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, स्वयं तो ये क्या रहता है? स्थिर रहता है। लेकिन विघटित होने के बाद जो उत्पाद होता है, जो बनता है, जैसे B और C बन रहा था हमारे पास, उत्पाद होता है, उनकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। उनकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। फिर सुन लेना, जैसे ये कण है A, ये पड़ा हुआ है स्थिर। ठीक है, इसका द्रव्यमान m, ये टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा 2 कण बन जाएंगे हमारे पास, एक तो B और एक C। इस B का द्रव्यमान m1 और C का द्रव्यमान m2। ठीक है, और ये क्या करेंगे? गति करेंगे। ये T1 इसकी गतिज ऊर्जा हो गई और T2 इसकी गतिज ऊर्जा हो गई। तो इनमें कितनी ऊर्जा होती है उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो, इसको हम कैसे समझा सकते हैं आगे? प्रकृति जो होती है ना, प्रकृति क्या
चारों तरफ जो हम देखते हैं उसमें बहुत सारे कण पाए जाते हैं। हमने अभी तक कौन कौन से कणों के बारे में डिस्कस किया है? प्रोटॉन होते हैं भैया, न्यूट्रॉन होते हैं और पॉजिट्रॉन होते हैं और भी होते हैं बहुत सारे कण ना। अब सुनो, जैसे मैं नाम बताता हूँ, पाइयोन कण होता है, म्यूओन कण होता है, न्यूट्रिनो कण होता है, लैम्बडा कण होता है, ओमेगा कण होता है। ये सारे के सारे जो कण होते हैं ना, ये पार्टिकल होते हैं, ये प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन हम इनके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए हमें इनके बारे में पता नहीं होता। हम ज़्यादा पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इनके बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इनके बारे में हमें पता होता है, ठीक है। वैसे प्रकृति में बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कण हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, देखना कैसे। जैसे एक कण होता है हमारे पास, कौन सा? पाई प्लस माइनस मेसोन कण, ठीक है, पाई प्लस माइनस मेसोन कण। ये कण का नाम है प्लस माइनस, यानी पाई क्या प्लस और पाई माइनस, ये कण है पाई मेसोन कण। क्या होता है? पाई मेसोन कण। ये कण जो है ना वो विघटित होकर यानी टूटता है। ये म्यू प्लस माइनस मेसोन, ये म्यूओन कण होता है। म्यू भी एक कण होता है, म्यू प्लस माइनस मेसोन, एवं न्यूट्रिनो कण बनाता है, न्यूट्रिनो कण बनाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ हमारे पास जो विघटित होने वाला है वो कौन सा है? पाइयोन कण है। ये पाइयोन कण है। पाइयोन प्लस भी हो सकता है या पाइयोन माइनस भी हो सकता है। ये टूटेगा किस में? म्यूओन में। म्यू प्लस बी माइनस बी, ये कणों के नाम है। म्यू प्लस म्यू माइनस, अलग अलग कण होते हैं। ये प्लस वाला लो तो प्लस वाला, माइनस वाला लो तो माइनस वाला। साथ में हमारे पास कौन सा कण बनता है? न्यूट्रिनो। अब जैसे ये टूटेगा तो दो कण बनेंगे, ये साथ में गति और कर जाते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे हम बस यहाँ पर। इसे तो बोलते हैं हम क्या? पाई मेसोन। और इसे हम क्या बोलते हैं? म्यू मेसोन कण बोलते हैं। एक प्लस होता है वाला होता है और एक माइनस वाला होता है, ठीक है। अब देखो इनके क्या होंगे? द्रव्यमान होंगे। मान लो इसका द्रव्यमान कितना है? m है। कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना इसका। इसका द्रव्यमान होगा m1 और इसका द्रव्यमान मैंने क्या मान लिया? m2 है। यानी m द्रव्यमान, जैसे एग्जाम्पल में मान लेता हूँ केवल 10 किलोग्राम का है ये, 7 किलोग्राम का ये हो गया, 3 किलोग्राम का ये हो गया, कुछ ना कुछ ग्राम का तो टूटेगा ही ना वो, है ना। तो देखो माना, वैसे द्रव्यमान बहुत कम होता है, इनका ध्यान रखना। माना पाई मेसोन, प्लस वाला भी हो सकता है या माइनस वाला होता है। माना पाई मेसोन का स्थिर द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या होता है? ये वाला कण स्थिर पड़ा रहता है, स्थिर पड़ा है ये तो भैया। माना पाई मेसोन का स्थिर जो द्रव्यमान है ना वो कितना मान लेता हूँ मैं? m है। कितना है? m है। जबकि म्यू मेसोन व न्यूट्रिनो का स्थिर द्रव्यमान क्या मान लेता हूँ मैं? m1 व m2 है, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब जैसे ही टूटेंगे ये गति करके जाते हैं तथा इनकी जो गतिज ऊर्जा कितनी है हमारे पास? इसकी गतिज ऊर्जा मैं मान लेता हूँ T1 व T2 है। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? T1 और इसकी गतिज ऊर्जा कितनी मान ली? T2 है। इन्हीं के मान ज्ञात करने हैं भाई, कितनी तेजी से निकल के जाते हैं। तो इनके सबसे पहले हम चतुर्विम संवेग मान लेते हैं।
कोई भी कण होता है ना उसका संवेग होता है, और संवेग भी मैं कौन सा मान रहा हूँ, चतुर्विम संवेग। यानी संवेग के कितने घटक होंगे, 4 घटक होंगे। संवेग के कितने घटक होंगे, 4 घटक होंगे। देखो माना, ठीक है, माना इनका चतुर्विम संवेग, इनका चतुर्विम संवेग मैं मान लेता हूँ, इसका तो मान लेता हूँ पी म्यू, इस म्यून का मान लेता हूँ P1 म्यू, व इस न्यूट्रिनो का मान लेता हूँ P2 म्यू है। ठीक है, ये स्थिर कण है, ये स्थिर कण है और ये गति करके जाते हैं। सर स्थिर कण का तो संवेग 0 होता है। हाँ बिल्कुल होता है। मैंने कब कहा कि स्थिर कण का संवेग होता है, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। और जो कण स्थिर होगा ना तो उसका संवेग क्या होगा हमारे पास, उसका संवेग क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। जो कण स्थिर होगा उसका संवेग क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, चतुर्विम संवेग की। किसकी बात करते हैं, चतुर्विम संवेग। चतुर्विम संवेग में 4 घटक होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। P1, P2, P3 और क्या, P4। कितने संवेग होते हैं, 4 संवेग। ठीक है, अब P म्यू लिखा है। अब ये जो P1 P2 और P3 है, ये कौन से संवेग होते हैं, सदिश वाले। x अक्ष की दिशा में संवेग, y अक्ष की दिशा में संवेग, z अक्ष की दिशा में संवेग। तो इन तीनों को तो मैं क्या लिख लेता हूँ, बताओ, P सदिश लिख लेता हूँ, कोमा चौथा संवेग हमारा कौन सा होता है, ऊर्जा का होता है, जो कि मैंने बताया था आयोटा E/c होता है। 4 घटक होते हैं ना संवेग के, 3 तो संवेग वाले होते हैं जो वेग पर निर्भर करता है, और चौथा कौन सा होता है, ऊर्जा का, आयोटा E/c। ये मैं प्रीवियस क्लासों में आपको बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें P म्यू की बात करें तो P म्यू स्थिर कण है, तो P1 P2 P3 यानी P सदिश तो होगा ही नहीं इसका, और P सदिश नहीं होगा तो इसका संवेग का 3 घटक 0 होगा। P सदिश बराबर P1 सदिश, P2 सदिश, P3 सदिश, कर चुके हैं डिस्कस। फिर इसका बस केवल कौन सा होगा, ऊर्जा वाला, और ऊर्जा वाला हम कौन सा लिखते हैं, आयोटा E/c लिखते हैं ना तो 0, आयोटा E/c। फिर इसके बाद हम बात करते हैं P1 म्यू की। P1 म्यू किसका संवेग होगा, इसका। ये जो कण है ना ये गति भी करता है, ठीक है, तो इसके 4 घटक होंगे। 3 तो वही संवेग वाला जो P बराबर x वाला, y वाला, z वाला, और P बराबर mv होता है, क्योंकि गति कर रहा है तो इसका x अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में और z अक्ष की दिशा में वेग होगा। तो इसका 3 घटक तो हम लिख सकते हैं किसके रूप में, P1 सदिश लिख सकते हैं ना। और चौथा घटक कौन सा होता है, ऊर्जा का। तो इस कण में जो ऊर्जा होगी ना वो मान लेते हैं कितनी है, आयोटा E1/c ऊर्जा होगी ना इसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी, तो वो मान लेते हैं आयोटा E1/c। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, P2 म्यू की। अब ये कण देखो, ये भी गति कर रहा है तो इसका संवेग होगा 3 घटक तो वही संवेग जो आज तक पढ़ के आए हैं हम सदिश में, P1 P2 P3, जिसे तीनों को एक साथ लिख देता हूँ क्या, P2 सदिश। और चौथा घटक जो होता है P4 वो ऊर्जा का होता है, इसकी ऊर्जा E2 मान लेता हूँ, तो आयोटा E2 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये किसके मान आ गए हमारे पास, चतुर्विम संवेग के मान आ गए, किसके, तीनों कणों के आ गए चतुर्विम संवेग के मान। अब यहाँ आप ध्यान से सुनना क्या, कि ये जो E है ना, E बराबर से ये कण हमारे पास पाई प्लस पाइयोन जो कण है ना, स्थिर कण है,
ये गति नहीं कर रहा है। और आइंस्टीन क्या करता है, आइंस्टीन करता नहीं, कहता है, आइंस्टीन क्या कहता है कि स्थिर कण में ऊर्जा होती है। कितनी होती है? अगर इसका द्रव्यमान m है तो क्या होगा, c², यानी इसके पास ऊर्जा कितनी होती है, m × c² होता है। फिर आता है म्यूऑन कण। म्यूऑन कण में ऊर्जा मैंने E1 से दर्शाई है। E1 कितनी होगी, तो यहाँ ध्यान से सुनना, ये कण एक तो गति कर रहा है। क्या कर रहा है ये कण? एक तो गति कर रहा है, साथ में अगर ये स्थिर होता तो इसमें स्थिर ऊर्जा भी होती। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा कितनी होती है, इसका द्रव्यमान कितना है, m1 × c² प्लस ये गति कर रहा है तो कौन सी ऊर्जा और होती है, गतिज ऊर्जा कितनी, T1। ठीक है, अगर ये गति नहीं कर रहा होता तो इसमें ऊर्जा होती m1c²। तो m1c² तो इसके पास है, साथ में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ऐसे ही दूसरा कण कौन सा है, न्यूट्रिनो। तो इसके पास ऊर्जा कितनी होगी, देखो E2 बराबर से, एक तो होगी इसका द्रव्यमान मैंने माना है m2, तो m2 × c²। अगर ये गति कर रहा है तो इसके पास गतिज ऊर्जा और होती है T2। अगर ये गति नहीं कर रहे होते तो इनके पास कितनी ऊर्जा तो होती, मिनिमम m1c² और m2c²। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। कोई भी कण अगर गति नहीं करता है ना, तो आइंस्टीन क्या कहता है, इसके पास तो ऊर्जा है, और वो कितनी ऊर्जा होती है, m × c² के बराबर होती है ना। अब देखो इसमें लगाते हैं चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम। देखो चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है हमारे पास, कि पहले संवेग बराबर होगा बाद में संवेग के। पहले संवेग कितना है इस कण का, p म्यू है, और बाद में इन कणों का संवेग क्या है, p1 म्यू प्लस p2 म्यू है। ठीक है, विघटन से पूर्व संवेग विघटन के पश्चात संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर। विघटन से पूर्व संवेग कितना है, p म्यू, और विघटन के पश्चात संवेग क्या है, इसका है p1 म्यू और इसका है हमारे पास p2 म्यू। क्या कर देंगे, इनका मान रख देंगे, बिल्कुल रखो। p म्यू का मान क्या है, 0, आयोटा E/c = p1 म्यू का मान क्या है, ये p1 सदिश आयोटा E1/c प्लस p2 म्यू का मान क्या है, p2 सदिश आयोटा E2/c है। ठीक है, आयोटा E2/ है, c है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 0, आयोटा E/c = 0, आयोटा E/c अब देखो संवेग में संवेग वाला पद जोड़ना है ना, p1 सदिश प्लस क्या, p2 सदिश, और फिर कॉमा लग रहा है, और ऊर्जा में ऊर्जा वाला, तो आयोटा/c तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और ये बनेगा E1 प्लस क्या, E2 बनेगा। ठीक है, p1 प्लस p2 सदिश आयोटा/c कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा, E1 प्लस E2 बन जाएगा। बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अब देखो इनको हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। LHS और RHS के पद हमारे पास बन चुके हैं। तुलना करो, ये संवेग होता है और ये ऊर्जा होता है, 3 घटक होते हैं इसमें, इसलिए सदिश लग रहा है। देखो x वाला y दिशा में संवेग, z दिशा में। चतुर्विम संवेग में 4 घटक होते हैं, 3 तो संवेग के कौन से घटक, x अक्ष की दिशा में संवेग, y अक्ष की दिशा में संवेग, z अक्ष की दिशा में संवेग, जिसे हम p1 सदिश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसे 1 2 3 लिखते हैं, प्रदिश रूप में है। और चौथा घटक क्या होता है, ऊर्जा का होता है।
बना लोगे इतना डेरिवेशन? बिल्कुल बना लेंगे। अब तुलना कर दो, देखो ये संवेग का, ये संवेग का, तो 0 किसके बराबर आ रहा है हमारे पास? P1 सदिश प्लस P2 सदिश के। और यहाँ देखो कॉमा के बाद ये है और यहाँ ये है, तो क्या आ रहा है? आयोटा E अपॉन सी बराबर आ रहा है, आयोटा E अपॉन सी बराबर आ रहा है आयोटा अपॉन सी E1 प्लस E2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, 0 इन दोनों के बराबर और आयोटा E अपॉन सी ये कॉमा के बाद। आयोटा अपॉन सी से आयोटा अपॉन सी कैंसिल, E बराबर क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हो। अब E जो है उसका वैल्यू क्या है? सर ये बताया था आपने। हाँ तो यही लिखूंगा ना, बताया था तो क्या? m इंटू सी स्क्वायर। E1 क्या है सर? ये बताया था। अरे बोला तो था, यही लिखूंगा ना जो बताया था। सर E2 की वैल्यू क्या है? E2 अरे सर ये बताया, अरे जो बताया था वही लिखूंगा, m2 इंटू सी स्क्वायर प्लस क्या? T2। बन जाएगा ये? बिल्कुल बन जाएगा। अब देखो इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, इक्वल से पहले ले जाओ तो यहाँ आएगा हमारे पास सी स्क्वायर और ये है m, इसमें से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तीनों में से सी स्क्वायर, m ये पॉजिटिव, इसको पहले लाएंगे तो ये नेगेटिव, इसको भी पहले लाएंगे तो ये भी क्या? नेगेटिव, और यहाँ बनेगा T1 प्लस क्या? T2। ठीक है, T1 प्लस T2। इसके बाद ये देखो ये टर्म बन रही है हमारे पास, क्या है ये? इस टर्म को मैं मानता हूँ डेल्टा m के बराबर। डेल्टा m क्या है? m माइनस m1 माइनस m2। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, m माइनस कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2। ये डेल्टा m जो है ना वो क्या बताता है? द्रव्यमान क्षति बताता है। ठीक है, क्या बताता है? द्रव्यमान क्षति बताता है। देखो द्रव्यमान क्षति क्या हो सकता है? जैसे पाई मेसोन कण था, पाई मेसोन कण था, ये किस में टूटा? म्यू मेसोन प्लस न्यूट्रिनो में टूटा। अब देखो एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका द्रव्यमान था 10 किलोग्राम, बहुत ज़्यादा होता है नहीं है इतना ना, 10 किलोग्राम था, जिसमें से मैंने ये मान लिया ये जो म्यू है ना ये 7 किलोग्राम का हो गया। ठीक है सर, और ये कितने का हो गया? 2 किलोग्राम का हो गया। ठीक है, तो m1 की जगह तो कितना हो गया? 7, m2 की जगह कितना हो गया? 2, और माइनस क्या? पाई, पाई कितने का है? 10 का। तो देखो 10 में 10 का था जब ये टूटा तो 9 ग्राम के ही, तो 9 किलोग्राम के तो 2 कण बने, फिर 1 किलोग्राम का आ गया। ये जो 1 किलोग्राम होता है उनके कारण ही ये क्या कर पाते हैं? गति कर पाते हैं। इनकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा, यानी वो किस में बदल जाते हैं? ऊर्जा में। इतना द्रव्यमान का अंतर आ जाता है, इसे बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं इसे हम? द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान क्षति पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें हम रख सकते हैं ये वैल्यू को, तो क्या बनेगा? देखो इसको पूरे को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा m लिख सकता हूँ, इंटू क्या आएगा? सी स्क्वायर आएगा, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? T1 प्लस क्या? T2। और अभी तक कोई इक्वेशन नहीं दी है तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। दे दोगे ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट? तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी। अब ध्यान रखना, यहाँ m जो होता है ना m, वो m1 प्लस m2 से हमेशा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ये 10 किलोग्राम का है, ये दोनों मिलके 9 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का जो अंतर है ना उसी के कारण ही इनके कारण ऊर्जा मिली है, वो द्रव्यमान ऊर्जा में बदला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अतः
अतः स्वतः विघटन यानी कि स्वयं ही टूट रहा है के लिए अस्थायी कण का द्रव्यमान, अस्थायी कण का द्रव्यमान क्या है, m है। उत्पाद के कणों के द्रव्यमान के योग से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये टकराने मतलब टूटने के पश्चात जो कण बनेंगे ना वो क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। उनमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अब उनकी हमें यहाँ पर गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी T1 और T2 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो ये तो मैं साइड मिटा नहीं रहा, यहाँ से ही अभी हटा देता हूँ मैं ना, अभी पता लग जाएगा क्यों हटाया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ तक नोट कर सकते हो आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करते हैं। चतुर्विम संवेग संरक्षण क्या नियम, ये जो चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम है ये दिखाई दे रहा होगा आपको। P म्यू इज इक्वल टू P1 म्यू प्लस P2 म्यू है। अब गतिज ऊर्जा सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ से मैं P1 म्यू का मान निकाल लेता हूँ। P1 म्यू का जो वैल्यू आएगा ना वो क्या आएगा, इसको इक्वल से पहले ले जाएंगे, P म्यू माइनस क्या आ जाएगा, P2 म्यू आ जाएगा। P1 म्यू की वैल्यू निकाली है मैंने, P म्यू तो यहाँ है, इसको इक्वल आया। इसका स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देता हूँ। इसका स्वयं के साथ क्या करने पर, अदिश गुना करने पर क्या करता हूँ मैं, इसका अदिश गुना करो। P1 म्यू है, इसका डॉट प्रोडक्ट करो इसी के साथ P1 म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या है, P म्यू माइनस P2 म्यू है, क्या है, P म्यू माइनस P2 म्यू है। इसका स्वयं के साथ ही क्या करो, अदिश गुना, यानी P म्यू माइनस P2 म्यू। कर दिया या नहीं करा, बिल्कुल कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इधर से भी हटा देता हूँ मैं, है ना। और एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो काम में आएगी, ये वाली इक्वेशन काम में आएगी। आगे हमारे पास डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 प्लस T2, इक्वेशन नंबर 1, ये आगे काम में आएगी हमारे पास। और ये भी अभी काम में आएंगे इसलिए मिटाया नहीं है। इस डॉट में जब सेम होते हैं ना तो इनका स्क्वायर हो जाता है, P1 म्यू स्क्वायर, खूब जानते हो यार। अब इनका स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। P म्यू को P म्यू से किया P म्यू स्क्वायर, P म्यू को P2 म्यू से किया P म्यू डॉट P2 म्यू, फिर P2 म्यू का P म्यू के साथ किया, डॉट में आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, फिर P2 म्यू का P2 म्यू के साथ किया P2 म्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, P1 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P म्यू स्क्वायर माइनस ये एक, ये क्या बन रहा है, 2 बन गया, एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया। चलो पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, प्लस P2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 1 2 हो गया, 2P म्यू डॉट P2 म्यू। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड, ठीक है। इक्वेशन क्या है, ये सेकंड है। अब देखो इन सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ P1 म्यू स्क्वायर की। P1 म्यू मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, समेशन P म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस M0 स्क्वायर C स्क्वायर, होता है या नहीं होता। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 4, 1 2 3 4। यहाँ भी P1, इसके भी 4 घटक होते हैं, इसके भी 4 घटक, इसके भी 4 घटक। ये तो कौन सा कण होता है हमारे पास, उत्पाद के बाद
ये भी उत्पाद है, और ये क्या है जो टूटता है ना, उसका चतुर्विम संवेग। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ P1 म्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, इससे कंपेयर करो। P1 वाले कण का द्रव्यमान m1 था, तो m1 स्क्वायर c स्क्वायर। इसके बाद P म्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, P म्यू स्क्वायर क्या होगा बताओ, क्या था द्रव्यमान, पाइयोन कण है, ये पाइयोन कण का चतुर्विम संवेग है जो विघटित हो रहा था ना, क्या, m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ए P2 म्यू स्क्वायर का क्या होगा, P2 म्यू स्क्वायर का क्या होगा, इसका होगा हमारे पास माइनस, देखो यहाँ पर m था, ये है m2 सी स्क्वायर, ये दूसरा वाला कण था। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और निकाल लें, P म्यू डॉट P2 म्यू, P म्यू डॉट P2 म्यू। तो P म्यू की वैल्यू देखो यहाँ लिखी हुई है, क्या है, 0 आयोटा E अपॉन सी है, और इसका डॉट है किसके साथ, P2 म्यू के साथ, और P2 म्यू क्या है, P2 और कोमा आयोटा E2 अपॉन सी। अब ध्यान रखना ये संवेग होता है और चौथा घटक ऊर्जा का होता है संवेग। चतुर्विम संवेग में 3 संवेग सदिश लग रहा है ना, 3xyz वाला 1 2 3 वाला, 3 संवेग मतलब 3 घटक तो होता है संवेग के, और चौथा घटक होता है ऊर्जा का, जब बनता है चतुर्विम संवेग। तो इसका इससे में गुना कराओगे, डॉट कराओगे, तो ये तो होगा हमारे पास 0, लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। बचा कौन सा, इसमें तो ये और इसमें ये, इसको इससे क्या कराया, मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर का मान -1, ये ई है तो हमने ये ई लिख दिया, ये E2 है तो ये हमने E2 लिख दिया, नीचे ये C है, ये भी C है, तो हमने क्या लिख दिया, C स्क्वायर लिख दिया। तो -E इंटू E2 अपॉन क्या बन गया, C स्क्वायर बन गया। इसके बाद हमारे पास जब इतना बन जाएगा तो आप देखना ये इक्वल आ गया ना, इसमें हम वैल्यूज़ रख सकते हैं किसकी, E की और E2 की। देखो E और E2 की वैल्यू क्या है, मैंने अभी मिटाई नहीं है। E की वैल्यू तो है m इंटू क्या, C स्क्वायर है, और ब्रैकेट में E2 की वैल्यू क्या है, m2 इंटू सी स्क्वायर प्लस T2 अपॉन, और नीचे क्या है हमारे पास, C स्क्वायर है। इस C स्क्वायर से ये C स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। C स्क्वायर से C स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। तो इसकी हमारे पास क्या निकलेगी, कोई वैल्यू निकलेगी, देखो इसकी वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, यहाँ देखते हैं हम कि अब हमारे पास क्या आ गया, P म्यू डॉट P2 म्यू इज इक्वल टू आएगा, देखो -m बन रहा है, -m बन रहा है, फिर m2 इंटू सी स्क्वायर है, m2 इंटू सी स्क्वायर है, प्लस क्या है, T2 है। तो P म्यू डॉट P2 म्यू का मान किसके बराबर आ गया, -m इंटू m2 इंटू सी स्क्वायर प्लस T2 के बराबर आ गया। अब ये जो हमने मान बनाए हैं ना, ये समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण किससे, 2 से, ठीक है। देखो P1 म्यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 म्यू स्क्वायर की जगह -m1 स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू P म्यू स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हैं, -m स्क्वायर सी स्क्वायर -m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर P2 म्यू स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हैं, ये है -m2 स्क्वायर सी स्क्वायर -m2 स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। फिर आ रहा है माइनस, तो माइनस ही लिखेंगे, प्लस थोड़ी ना लिखेंगे। फिर P म्यू डॉट P2 म्यू, तो क्या आया है इसकी वैल्यू, P म्यू डॉट P2 म्यू माइनस है, तो यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, और क्या है m इंटू m2 सी स्क्वायर प्लस क्या T2 के बराबर आ जाएगा।
ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखो -m1² c² इज इक्वल टू -m² c² -m2² c², अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 2m2 c², 2m2 c²। बन रहा है या नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। और ये 2m इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2m इंटू क्या बनेगा? T2 बनेगा। बना लोगे ना? बिल्कुल बनाएंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? T2 की। निकालें T2 की। देखो 2m T2 की वैल्यू क्या आएगी? इसकी निकालनी है, सारों को इक्वल से पहले ले जाओ। m² c² इक्वल से पहले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। m2² c² पहले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। m2² c², ये पहले यहाँ पड़ा है नेगेटिव वाला। m1² c² है ही, और इसको इक्वल से पहले ले जाओगे तो -2m2 इंटू क्या है? c² है। ठीक है, बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा यार, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते जो नहीं बने। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। ये कितना है हमारे पास? 2m। देखो इसको हम सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, T2 बराबर, वैसे इसमें सब में से c² क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। सब में से क्या आ रहा है हमारे पास? c² कॉमन आ रहा है, तो वो भी लिख सकते हैं हम। चलो लिख लो, c² क्या आ रहा है? सभी में से कॉमन आ रहा है, c² 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 c²। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? ये वाला पद लिख लेता हूँ। कौन सा है? m² प्लस, फिर मैं ये वाला लिख लेता हूँ। कौन सा आ रहा है? m2²। फिर ये वाला लिख लेता हूँ, -2m इंटू m2। c² कहाँ गए? अरे ये रही ना यार। और फिर हमारे पास क्या है? माइनस क्या? m1²। और T2 का मान निकाला है तो 2m से हमने क्या किया है? इसमें डिवाइड किया है। यहाँ से T2 की वैल्यू क्या निकलेगी? c²। अब ये देखो, ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका? m माइनस m2 का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा? m माइनस m2 का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर बन रहा है। और ये हमारे पास है माइनस, और ये आ रहा है हमारे पास m1² बन रहा है, और अपोन में हमारे पास क्या है? 2m है। तो T2 का वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है? c² m माइनस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1² बन रहा है। अब इसको कैसे सोल्व करें? देखो इसको सोल्व करने का आसान तरीका है, T2 c² अपॉन 2m। अब ध्यान से देखना, ये a² माइनस b² है। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की जगह तो ये हो गया, b की जगह ये हो गया, है ना? तो क्या बनेगा बताओ? a प्लस बी, m माइनस m2 प्लस m1, और a माइनस बी m माइनस m2 माइनस क्या? m1 अपॉन 2m, तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। अब देखना आप, इतना कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे। ये डेल्टा m c² बराबर से T1 प्लस T2 था हमारे पास समीकरण 1 में। ठीक है सर, बिल्कुल था। यहाँ फिर भी मैं लिख देता हूँ, डेल्टा m की वैल्यू क्या मानी थी हमने? m माइनस m1 माइनस m2 मानी थी। यही तो माना था ना डेल्टा वैल्यू। तो देखो यहाँ देखना आप, m माइनस m2 माइनस m1, m माइनस m1 माइनस m2, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो T2 बराबर से इस पद को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा m। तो डेल्टा m, और ये क्या है? c² अपॉन कितना? 2m। और अब हमारे पास क्या बच रहा है? m माइनस m2 प्लस m1 बच रहा है।
T2 इज इक्वल टू, अब देखो ना इसमें हम क्या करने वाले हैं आगे, जब इतना बन जाए ना तो देखो ये 2 वाले कण की गतिज ऊर्जा है, इसमें पहले वाला कण m1 आ रहा है, हम m1 के पदों में हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं देखो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर 2m, m ले लेते हैं m2 तो चाहिए ही चाहिए, m2 ले लेते हैं हम, m1 नहीं चाहिए हमें, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये दूसरे कण की गतिज ऊर्जा है तो दूसरे के पदों में ही चाहिए, तो m1 हटाना चाहेंगे तो यहाँ से m1 की वैल्यू निकालेंगे इससे, ठीक है, प्लस मैं यहाँ से m1 की वैल्यू निकालूंगा, m1 तो इक्वल से पहले आ जाएगा, m1 तो इक्वल से पहले आ जाएगा, तो m1 की वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा m इक्वल के बाद गया तो m तो पॉजिटिव था, m तो पॉजिटिव था, डेल्टा m कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और माइनस m2 भी यहाँ हो गया, तो किसकी वैल्यू रखी है मैंने, m1 की, क्या रखी है, m माइनस m2, m माइनस डेल्टा m माइनस m2 रखी है, रख दी, बिल्कुल रख दी। इसको और सोल्व करते हैं, देखो T2 इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर अपॉन क्या 2m, और देखो ये क्या है, m है ना, m कितने हो गए, m प्लस m 2m हो गया, कितने m हो गए हमारे पास, 2m हो गया, फिर m2 और m2 माइनस 2m2 हो गया, mm हो गया, m2 हो गया, और ये कितना है माइनस डेल्टा m है, ठीक है। अब देखो ये जो 2m है ना, T2 इज इक्वल टू, अब देखना मैं कितना रख रहा हूँ, अच्छा बना रहा हूँ, सुंदर सा प्यारा सा बना रहा हूँ इसको, ये जो डेल्टा m है ना इसको तो पहले लिख लेता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, डेल्टा m खत्म, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ इसके फेरम लवली लग गई अब, है ना, सुंदर बन गया ये, डेल्टा m तो यहाँ आ गया हमारे पास, ये जो 2m है ना इसका पूरे में डिवाइड कर रहा हूँ, सबों के नीचे आएगा ना, 2m से 2m कट गया 1, माइनस इस 2m2 में 2m का भाग दोगे 2 से तो 2 कट जाएगा, क्या बनेगा m2 अपॉन m1, फिर इस 2m का इस डेल्टा m में भाग दोगे तो क्या बनेगा डेल्टा m अपॉन क्या 2m, और ये सी स्क्वायर बन रहा था, ये सी स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं ताकि ये नया दोहा सा सुंदर सा फेरम लवली लगा के जैसा क्यूट सा लगे, है ना। तो ये हमारे पास आ गई दूसरे कण की गतिज ऊर्जा, T2 की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा m 1 माइनस m2 अपॉन m, डेल्टा m 1 माइनस m2 अपॉन m माइनस डेल्टा m अपॉन 2m इंटू सी स्क्वायर। तो ये कौन से कण की ऊर्जा है, द्वितीय उत्पाद की, द्वितीय उत्पाद की क्या है, ये गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो बनागा वो इतनी गतिज ऊर्जा उसके पास होगी, बना लोगे ना, अच्छा डेरिवेशन है, एग्जाम में ऐसे डेरिवेशन पूछे जाते हैं, है ना। अब देखो हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, T2 की निकल गई, T1 की ओर चाहिए, हमें किसकी ओर चाहिए, T1 की ओर वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर किसके इक्वल है, T1 प्लस T2 के इक्वल है, T1 प्लस T2 के इक्वल है, T2 का मान हमने निकाल ही लिया, T1 का निकालो, T1 का मान निकालोगे तो T2 को इक्वल से पहले ले जाओ, डेल्टा m इंटू क्या सी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, ये T2 बनेगा, T1 की वैल्यू क्या बनेगी, T1 T2 इधर आ गया, अरे यार इजी है, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर माइनस T2। अब क्या कर सकते हैं भैया, T2 की वैल्यू रख सकते हैं सर, हम तो क्या कर सकते हैं, T2 की वैल्यू ही रख सकते हैं, रखो, देखो T1 बराबर से डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर माइनस, अब देखो इसमें भी हमारे पास डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर आ रहा है, अब फेरम लवली हटा दो इस पे से, क्योंकि ये एक साथ लिख रखा है, हम इसको भी एक साथ लिख लेते हैं, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, बाकी ये पद बचेगा 1 माइनस m2 अपॉन क्या m,
और माइनस क्या, डेल्टा एम अपॉन कितना बनेगा, 2m बनेगा। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, T1 इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस, ये अंदर गुना होगा 1, ये अंदर आएगा प्लस m2 अपॉन m, और यहाँ आएगा प्लस डेल्टा m अपॉन 2m। बदल लोगे ना, 1 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर कॉमन, यहाँ से बचेगा 1, ये माइनस आ गया। अब यहाँ से ये अंदर ही तो है सारी चीज़ें, तो ये माइनस गुना होगा अंदर, -1, ये प्लस, तो T1 इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर क्या बन रहा है, m2 अपॉन m प्लस डेल्टा m अपॉन 2m। ठीक है, अब देखो ये T1 वाला क्या कहेगा, भैया मैं तो पहला कण हूँ, तो ये दूसरे कण पे मेरी निर्भरता को हटा दो। हटा देते हैं, कैसे हटाते हैं, देखो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, अगर मैं 1 हूँ ना तो 1 के पदों में रखो, 2 के पदों में रखोगे ना तो मैं खतरनाक हो जाऊँगा। ठीक है भाई, 1 के पदों में बनाओ। ये डेल्टा एम की वैल्यू दिखाई दे रही है, इससे m2 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, m2 इक्वल से पहले आएगा पॉजिटिव और डेल्टा एम को इक्वल के बाद ले जाओ नेगेटिव। ठीक है, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो m आएगी माइनस m1 आएगी, है ना, m2 इक्वल से पहले डेल्टा एम इक्वल के बाद माइनस डेल्टा m आएगा, बटे कितना आएगा m प्लस डेल्टा m अपॉन 2m आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें और अच्छा बनाने वाला करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ऊपर तो डेल्टा m अपॉन 2m पीछे वाले पद में है ही, है या नहीं है सर, बिल्कुल है, दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से किया m माइनस m1 माइनस डेल्टा m अपॉन 2m। सर ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जो लास्ट रिजल्ट हमारा आए ना, ऐसा लगे जैसे नहा धो के आया हो, है ना। बना दिए ये। अब देखो ऐसा करने पर क्या होगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2m आएगा। कितना आ गया दोनों का एलसीएम, 2m, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2m माइनस 2m1, और ये मल्टीप्लाई होगा -2 डेल्टा m और प्लस क्या, डेल्टा m। और इसको और बस सोल्व कर लो विद इन 1 and 2 स्टेप्स। हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या बनेगा बताओ, T1 इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बटे 2m, और इसको सोल्व करो। देखो 2m, m तो 2m ही है, तो इसको लिख देंगे हम 2m। फिर m1 देखो, m1 एक ही है, एक ही लिखेंगे, माइनस क्या, 2m1। फिर देखो ये -2 डेल्टा एम है, ये प्लस का डेल्टा एम है, एक डेल्टा एम गया तो एक बचेगा, डेल्टा एम बचेगा। ठीक है, अब T1 इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इस 2m का इससे डिवाइड कर दो, 2m का 2m में भाग दोगे 1, 2m का इसमें भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, m1 अपॉन सबों के नीचे आएगा ना, ये 2m का इसमें भाग दोगे तो डेल्टा m अपॉन क्या बनेगा, 2m बनेगा। और बहुत ऐसे सजाना है, फिर हम जैसा लगाना है, तो ये डेल्टा m आगे रख लो, 1 माइनस m1 अपॉन m माइनस डेल्टा m अपॉन 2m, और ये सी स्क्वायर, तो ये देखने में बहुत प्यारा सा लगने वाला है। इस तरीके से हम पहले कण की और दूसरे कण की क्या निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप बना लेना, या तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर ये डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, बनाओगे ना, बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप वो, ऐसे डाउट होना नहीं चाहिए, हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे डाउट हो जाता है ना, उसको हम सोल्व कर लेते हैं, जैसे बिना नहाए हो जाते हैं ना, तो नहा लेते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।